हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। मैं हूं तान्या मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और भाई उस चैप्टर का जो नेम है वो है आपका इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मैम स्टैट्स कब शुरू करवाने वाले हो, कब शुरू करवाने वाले हो, हमारे पेपर आ रहे हैं। तो भाई इंतजार हुआ आपका खत्म और आज हम शुरू करने वाले हैं भाई हमारा पहला चैप्टर। और फटाफट से देखते हैं भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले। तो बेटा ये सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स समझेंगे। देखो स्टैट्स को शुरू करने से पहले ना कुछ टर्म्स है, ये अगर आप बात करें ना बेटा, ये इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हम ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। बट देखो एज अ टीचर मुझे तो आपको सारी चीजें करानी है, तो हम जो पहले पहले पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तीन टाइप्स है इकोनॉमिक्स की, वो क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल। उसके बाद हम समझेंगे स्टैट्स क्या होती है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, दो सेंस में समझेंगे, प्लूरल और सिंगुलर में। उसके बाद हम कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आ जाता है पेपर में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस पे बन जाता है, कई बार फीचर्स पे बन जाता है, मीनिंग पे बन जाता है क्वेश्चन। और ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये तो आप माइक्रो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चीज पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर का नेम आपको पता ही है, तो फटाफट से पहले हम समझेंगे ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो अब आप मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स का मतलब मैं पढ़ा चुकी हूँ, इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो जी बेटा, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक क्विक रिवाइज फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी और जिसको अभी भी इशू है, इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं समझ आ रहा, तो उन बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन फिर से करा रही हूँ। बेटा ध्यान समझो, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे। तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है। पहली प्रॉब्लम है रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज आर स्कार्स यानी रिसोर्सेज की कमी है। पहला पॉइंट, रिसोर्सेज क्या है, कम है। दूसरा अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तीसरा जो प्रॉब्लम है ना वो है आपका अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक का मतलब होता है बेसिकली हमारे देश में ये तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ना, स्टडी करना, इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में जानना जो हमारे देश में है। जो सबसे पहला इश्यू है वो क्या है, रिसोर्सेज आर स्कार्स। अगर मैं एक एग्जांपल दूं बेटा, ये मैंने शायद आपको पहले भी समझाया हुआ है। मान लो मेरे पापा के पास है 25,000 रुपए, मान लो मेरे पापा के पास है 25,000 रुपए, पापा की तनख्वाह जेब में आई। अब पापा के दिमाग में सवाल उठने लगे कि भाई अब महीने के खर्चे शुरू हो गए, बीवी मांग रही है, ये बच्चे मांग रहे हैं, ये पता नहीं, ये वो ये वो ये वो, पता नहीं कितने खर्चे हैं महीने के। जेब में आमदनी 25,000, खर्चे पता नहीं कितने सारे, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, बीवी को साड़ी देनी है, राशन का खर्चा हो गया, बच्चों की ट्यूशन की फीस होगी, पता नहीं कितने, है ना, पेट्रोल के खर्चे, या फिर कह सके पता नहीं शादी पे जाना है तो वहां शगुन का लिफाफा भी देना है, उसका खर्चा, पता नहीं कितने 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 खर्चे। रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है। जेब में कितने पैसे, सिर्फ 25,000, रिसोर्सेज स्कार्स है। वांट्स आर अनलिमिटेड, ये भी चाहिए, 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 वांट्स अनलिमिटेड। अब पापा क्या करे, पापा अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करे कि सारी की सारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और पापा को मिले मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या मिले पापा को, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, पूरी संतुष्टि मिले। ये 25,000 को पापा इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि सारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और पापा को क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये है आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमी के इश्यूज, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना। ये तीन प्रॉब्लम्स है कि रिसोर्सेज कम है बट वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है, जो रिसोर्सेज है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। अब क्या करें, इस तरीके से यूज करो अपने रिसोर्सेज को, इस तरीके से चॉइस करो कि आपको क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल जी, लो जी, तो एक बार डेफिनेशन पे समझते हैं भाई।
इकोनॉमिक्स का मतलब देखो भाई, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना। क्या थी फटाफट से बताओ, 3 इकोनॉमिक इश्यूज क्या थी मैम? रिसोर्सेज कमी है, रिसोर्सेज आर स्कार्स बट वांट्स आर अनलिमिटेड। तीसरा क्या था? अल्टरनेटिव यूजेस। ये 3 रिसोर्सेज, ये प्रॉब्लम्स थी। arising out the fact that resources are scarce in relation to our needs and desire। resources कम है लेकिन जो wants है, जो needs है, वो desires है, वो क्या है? unlimited है। and the scarce resources have alternative uses। यही तो लिखा हुआ है बेटा, 3 प्रॉब्लम्स के बारे में समझाया हुआ है कि इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में पढ़ना। और वो क्या इश्यूज है कि पहला रिसोर्सेज क्या स्कार्स है एज कंपेयर टू आवर नीड्स एंड वांट्स, क्योंकि हमारी जो नीड्स है, हमारी वांट्स है, हमारी जो डिजायर्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। और तीसरा क्या है? जो रिसोर्सेज है उसके क्या है? अल्टरनेटिव क्या है बेटा? यूज डिफरेंट यूज कर सकते हो। उस 25,000 को मैं किसी भी फॉर्म में क्या कर सकती हूँ? यूज कर सकते हो। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? क्विक समझाने की कोशिश करी थी क्योंकि आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। चलो आगे क्या है बेटा? कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब किसी भी चीज को कंज्यूम करना, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना, जो हमें क्या मिलता है, जिससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, राइट। आगे क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या है? पहले पढ़ ही लेते, कोई नहीं। अ कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करते हैं गुड्स या फिर सर्विसेज को, जिससे हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। आगे कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑफ यूटिलिटी। का मतलब कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज जिससे हमें क्या मिले? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी हमारी वांट्स, हमारी डिजायर्स को क्या मिले? सेटिस्फेक्शन मिले। क्लियर है? कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले। कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ consuming any goods and services जिससे हमें क्या मिले? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके बेटा जी, आगे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स या फिर सर्विसेज को। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि मार्केट में बेच के क्या कमाए? पैसा कमाए। तो देख लेते हैं। अ प्रोड्यूसर इज द वन हु प्रोड्यूसेस गुड्स और सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? ताकि वो उससे क्या कमा सके? पैसा कमा सके। क्लियर है बच्चा? प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। ओके बेटा, ये आपको पता ही है। आगे प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इनटू अ फिनिश गुड। इसको आप क्या कहते हो? प्रोडक्शन कहते हो। कच्चे माल को बेसिकली उसको बनाना, एक यूजफुल थिंग्स में बना लेना, एक फिनिश गुड्स में बना लेना, उसी को आप क्या कहते हो? प्रोडक्शन कहते हो। सो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड। ये क्या है आपके लिए? प्रोडक्शन। सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स का मतलब होता है ऐसा इनकम का पोर्शन जो आप सेव कर रहे हो, बचा रहे हो, खर्च नहीं रहे हो। यानी इनकम का ऐसा पोर्शन जो आप खर्च नहीं रहे हो, बचा के रख रहे हो, सेव करके रख रहे हो, उसको आप क्या कहते हो? सेविंग्स कहते हो। तो देख लो, इट इज द पार्ट ऑफ इनकम, एक इनकम का ऐसा पार्ट विच इज नॉट कंज्यूम्ड, जो आप यूज नहीं कर रहे, खर्च नहीं रहे हो, बचा के रख रहे हो, दैट इज योर सेविंग्स। आगे भाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट करना, किसी भी एसेट्स में या कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना। आप क्यों इन्वेस्ट करते हो? ताकि आप उस इन्वेस्टमेंट से क्या कमा सको? रिटर्न कमा सको, पैसा कमा सको, है ना? इनकम जनरेट कर पाओ उस इन्वेस्टमेंट से। तो यही क्या है आपके लिए बेटा? इन्वेस्टमेंट। मान लो मेरा बिजनेस था, मैंने अपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदनी थी, तो मैंने क्या करी? उस मशीन पे इन्वेस्टमेंट करी, पैसा लगाया। क्यों करी? ताकि उस मशीन से मैं प्रोडक्शन करके दोबारा से पैसा रीजनरेट कर सकूं, कमा सकूं। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स व्हिच हेल्प टू जनरेट इनकम। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट का मतलब आप खर्चा कर रहे हो किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, ताकि उस एसेट से आप वापस पैसा कमा सको। मशीन खरीदते हैं, प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्शन करके बेचे, बेच के क्या कमाए? पैसा। बिल्कुल। आगे देखो भाई, आगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये तो आपको पता ही है, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी मैम? पहली थी रिसोर्सेज, क्या थी? स्कार्स। रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज आर स्कार्स। यहीं पे लिखा हुआ, यहीं पे पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पहले यही देख लेते हैं। 3 प्रॉब्लम्स क्या थी? फटाफट से बताओ। रिसोर्सेज कम थे, अनलिमिटेड वांट्स थी और अल्टरनेटिव यूजेस थे। तो
इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जब रिसोर्सेज कम है, वांट्स क्या आती, अनलिमिटेड, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब क्या करें, आप इस तरीके से चूज करते हो, चॉइस करते हो, इस तरीके से 25,000 को इस तरीके से यूज करते हो कि आपको क्या मिले, उससे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। तो यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों चॉइस कर रहे हो, चॉइस की प्रॉब्लम ही क्यों आ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है आपके स्कार्स है, बट वांट्स क्या है आपकी अनलिमिटेड है, एंड दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यही प्रॉब्लम थी, यही 3 प्रॉब्लम थी कि रिसोर्सेज कम है, अनलिमिटेड वांट्स है। अब इस तरीके से आप क्या करोगे, चूज करोगे, चॉइस करोगे। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, अल्टरनेटिव यूजेस। उस 25,000 से पापा बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, बीवी की साड़ी भी ले सकते हैं, बच्चों के लिए मोबाइल फोन भी ले सकते हैं, उससे बच्चों के लिए कपड़े ले सकते हैं, राशन का खर्चा, पता नहीं क्या 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 क्या, वही डन है। तो इजी सा टॉपिक था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आपको समझ आ गई। लो जी, अब हम जो बात करने वाले हैं बेटा, वो है आपका 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स बताने हैं इकोनॉमिक्स की। तो आप जो आपके जो 3 कंपोनेंट्स है वो आपकी कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में पढ़ो, ये तो आपको याद होना चाहिए, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप ऐसे करो, सबसे पहले क्या करेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा इनटू अ फिनिश गुड। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी प्रोड्यूसर से लेके उस गुड्स को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर, फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंज्यूमर। यानी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जहां पे सामान बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, वहां से सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना और एक ऐसी जगह लेके आ जाना जहां पे कंज्यूमर क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। यानी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बेसिकली रिसोर्सेज या फिर जो भी सामान बना उसको क्या करना, शिफ्ट करना, लेके आना, मूव करना फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। इसको आप क्या कहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हो। तो पहले प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो ही सामान कंज्यूमर तक आएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एंड लास्ट में क्या करेगा, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन करेगा, उसको आप क्या कहते हो, कंजम्पशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे उसको क्या मिलेगी, उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सिंपल सी बात है, अगर एक चीज को मैं क्यों कंज्यूम कर रही हूं, ताकि मुझे उसको क्या मिल सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके। सिंपल सी बात है। आप एक छोटी सी जूस भी पीने जाते हो ना, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का, अगर एक गिलास जूस भी पीने जा रहे हो ना, तो उससे भी आप क्या चाहोगे कि मुझे वो अच्छा लगे, सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। तो ही आप खर्चते ही इसलिए हो ताकि आपको उससे क्या मिल सके, आपकी वांट्स को क्या मिल सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके। बिल्कुल बेटा, इजी था, यहाँ तक कोई इशू नहीं। ये तो सब बेसिक्स था जो आप पढ़ चुके हो माइक्रो में, ठीक है। माइक्रो का जब पहला चैप्टर हुआ था आपका, तो आप ये सारी टर्म्स को बहुत ही अच्छे से बेटा पढ़ चुके हो, क्लियर है। लेकिन अब शुरुआत हो रही है आपकी स्टैटिस्टिक्स से। अब भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है मैम, इकोनॉमिक्स हमें समझ आता है, इकोनॉमी हमें पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पता नहीं डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो हमें सब टर्म्स कंडीशन जो भी है वो हमें अच्छे से समझ आ गई। अब मैम ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैम 9th 10th में तो हमने मीन मीडियन मोड पढ़े हैं, तो बेटा वो तो बस एक शुरुआत थी, वो कुछ नहीं है। ये सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे 11th क्लास में, लेकिन इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, हम कोरिलेशन पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर क्या होता है, मीन मीडियन मोड, और कितनी सारी चीजें हम इसके अलावा पढ़ेंगे। वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। और आज जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं बेटा स्टैट्स का, तो सबसे पहले समझते हैं भाई स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। तो बेटा जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो हमको 2 एस्पेक्ट्स में पढ़ना है, एक प्लूरल सेंस में और एक होता है सिंगुलर सेंस में। इन दोनों को समझने से पहले हमें समझते हैं भाई स्टैट्स होता क्या है, तो ही हम समझेंगे प्लूरल सेंस में क्या होता है और सिंगुलर सेंस में क्या होता है। तो बेटा स्टैट्स का मतलब होता है बेसिकली डेटा। क्या होता है इसका मतलब, डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, सूचना। जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सूचना जो हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसको आप कहते हो डेटा। डेटा मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। हम न्यूज़ देखते हैं ना, हम बोलते हैं भाई देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है ना, महंगाई हो रही है। ये सारी चीजें क्या है, डेटा है।
उसकी हाइट इतनी है, उसका वेट इतना है, ये सारी चीजें क्या है, डेटा है। वो गोरा है, वो काला है, वो सुंदर है, वो लंबा है, वो छोटा है ना, ये सारी चीज, वो इंटेलिजेंट है, वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है, ये सारी की सारी चीजें होती है डेटा। डेटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कोई भी सूचना जो आपको मिलती है वो क्या है, डेटा है। क्लियर है? ये क्या है आपका डेटा। हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सेलिब्रिटी वहां जा रहा है, ये सेलिब्रिटी ये कर रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, ये हो रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये है आपका डेटा। अब जो डेटा होता है ना बेटा, अब जो डेटा होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, एक होता है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब जो नंबर्स की फॉर्म में होता है, और जो दूसरा डेटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता। पहला डेटा वो है जो नंबर्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में मतलब क्या हो गया, राम के 50 नंबर है, 50 मार्क्स है, राम की हाइट 5'2" है, ये क्या है, नंबर्स है, 5'2", 50 मार्क्स है ना। पिछले साल से अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन, महंगाई 10% बढ़ गई, 10% नंबर्स की फॉर्म में है ना, ये क्या है, डेटा, ये है नंबर्स की फॉर्म में डेटा है ना। राम का वेट 50 किलो है ना, राम का हाइट 5'6" है, ये सारी चीजें डेटा है जो नंबर्स की फॉर्म में, क्योंकि आप नंबर्स पढ़ पा रहे हो। क्लियर है? दूसरी चीजें अगर हम बात करें, रंग रूप, कह सकते हैं मैं, मान लो वो गोरा है, वो काला है, वो अमीर है, वो रिच है, वो पुअर है ना, रिच, पुअर, गोरा, काला, ऑनेस्ट, ईमानदार, ये सारी चीजें क्या है, ये ऐसा डेटा है जो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे टॉल, स्मॉल है ना, ये सारी चीजें, ये क्या है, डेटा तो है, इंफॉर्मेशन तो है ये सारी, लेकिन नंबर्स की फॉर्म में नहीं है। अब ये जो डेटा है, इस डेटा को जो हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा याद रख लेना, मीनिंग आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव डेटा? क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना जो नंबर्स की फॉर्म में है, जिसमें हम नंबर्स पढ़ रहे हैं, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, वो क्या होता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा। एग्जाम्पल दे सकते हो, राम की हाइट 5'6" है, तो हम देख रहे हैं ये नंबर्स की फॉर्म में डेटा है। ठीक है, राम का वेट 60 kgs है, तो 60 क्या है, नंबर्स की फॉर्म में। राम के इकोनॉमिक्स में नंबर 80 मार्क्स है, जो 80 मार्क्स है वो नंबर की फॉर्म में है, तो ये क्या है आपका क्वांटिटेटिव डेटा। क्लियर है बच्चा? तो चले आगे। आगे है आपका ऐसा डेटा जो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता। अमीर, गरीब, गोरा, काला, ईमानदार, है ना, हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट, अगली, ये सारी चीजें, ये क्वालिटीज पढ़ रहे हैं हम। वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो ईमानदार है, वो ये सारी चीजें क्या है, वो आपकी क्वालिटीज को दर्शा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, नाम से पता चल रहा है, क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटीज है। अमीर, गरीब, गोरा, काला, ऊंचा, लंबा, ये सारी चीजें क्या है, क्वालिटीज है उसकी। वो लंबा है, उसकी हाइट लंबी है, उसकी हाइट छोटी है ना, वो गोरा है, वो काला है, वो सुंदर है ना, ये सारी चीजें क्या है, क्वालिटीज के बारे में हम बात करें, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। और ये नंबर्स की फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। डेटा की डेफिनेशन नहीं पूछेगा कोई आपसे, कोई पूछ सकता है आपसे, तो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? अभी हमें स्टैट्स का मतलब समझ आ गया। अब देखो ये चीज, देखो बेसिकली हमें डेटा का मतलब समझ आए, अगर हम बात करें तो हमें डेटा का मतलब समझ आए। अब स्टैट्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, जब भी कोई डेटा या इंफॉर्मेशन हम नंबर्स की फॉर्म में पढ़े, किसकी फॉर्म में पढ़े, नंबर्स की फॉर्म में पढ़े, वो आपका स्टैटिस्टिक्स है।
कोई भी इंफॉर्मेशन, आपके पास कोई भी सूचना अगर नंबर्स की फॉर्म में है बेटा तो वो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स है। अगर कोई इंफॉर्मेशन जो आपके पास नंबर की फॉर्म में नहीं है तो वो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो सिर्फ डेटा है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। याद रख लेना, डेटा दो प्रकार का होता है, एक नंबर की फॉर्म में, एक नंबर की फॉर्म में नहीं। जो नंबर की फॉर्म में होता है उसको क्वांटिटेटिव डेटा, जो नहीं होता उसको क्वालिटेटिव डेटा। लेकिन स्टैट्स क्या है, स्टैट्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी आती है क्वांटिटेटिव डेटा आता है, यानी वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में है। जो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है यानी क्वालिटेटिव डेटा, वो आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्लियर है? इजी, बिल्कुल। चलो इतना हमें क्लियर हो गया। स्टैटिस्टिक्स का मतलब हम लिख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब ऐसा डेटा जो नंबर्स की फॉर्म में होता है, वो क्या है आपके लिए, स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर? अब जो बात करेंगे प्लूरल सेंस क्या है और सिंगुलर सेंस क्या है। अगर मैं बात करूं, हमें ये पता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी, ये हमें पता है। एक होता है आपका प्लूरल में प्लूरल सेंस, ठीक है जी, एक है आपका सिंगुलर सेंस। दोनों में डेफिनेशन आ जाती है भाई, स्टैटिस्टिक्स का मतलब लो एज पर प्लूरल सेंस और एज पर सिंगुलर सेंस। बच्चे कहते हैं अच्छा सिंगुलर सेंस में मतलब एक डेटा होगा, प्लूरल में मतलब एक से ज्यादा डेटा होगा, इसलिए हम इसको ये बोल देते हैं। नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं है। इतना हमें पता चल गया मैम, अभी तक तो हमें आपने ये समझा दिया, बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ऐसा डेटा जो नंबर्स की फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, है ना। तो अब प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में क्या होता है वो मतलब बताइए। तो ये क्या है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसा डेटा जो नंबर्स की फॉर्म में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, यानी इसके अंदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। वो क्या है आपके लिए, स्टैटिस्टिक्स है एज पर प्लूरल सेंस। ठीक है जी मैम, ये तो वही सेम ही हो गया है ना, यहाँ पे भी यही मतलब था, यहाँ पे भी यही था मैम, ये तो सेम ही हो गया। अब ये सिंगुलर सेंस के अंदर क्या है, सिंगुलर सेंस में बेटा हम पढ़ते हैं स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस के बारे में 5 स्टेजेस है, पूरे की पूरी स्टैटिस्टिक्स इस 5 स्टेजेस पे डिपेंड है। ये 5 स्टेजेस समझ आ गई, पूरी स्टार्ट समझ आ गई आपको। मैम ये स्टेजेस क्या है, तो फटाफट से समझते हैं। अब सोचो, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इन स्टेजेस को एक बाय एक चलेंगे। मान लो लेट्स से आई एम ए टीचर, यू नो, है ना। मैं गई स्कूल में, एक क्लास में गई, मुझे जानना था कि बच्चों के इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स हैं। मैंने क्या सोचा, मैं एक सेक्शन में गई, मैंने पूछा 50 बच्चे दो सेक्शन में, मान लो 50 स्टूडेंट्स आर देयर इन वन सेक्शन, ठीक है। मैं हर एक बच्चे के पास गई और पूछा बेटा बताओ आपके इकोनॉमिक्स में कितने नंबर, आपके इकोनॉमिक्स में कितने, आपके इकोनॉमिक्स में कितने। हर बच्चे से जाके मैंने क्या किया, कलेक्ट किया डाटा, सूचना को, इंफॉर्मेशन को क्या की, कलेक्ट करी। हर बच्चे से मैं क्या कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स के मार्क्स पूछ रही हूँ। तो पहली स्टेज क्या बनी, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर है? अब मैंने हर बच्चे से मार्क्स पूछ लिए, हर बच्चे से, किसी के, मान लो अगर मैं कह 80 नंबर का पेपर तो किसी के 50 नंबर, किसी के 60 नंबर, किसी के 70 नंबर, किसी के 75 नंबर, किसी के बिल्कुल 30 नंबर। तो मैंने हर बच्चे से क्या करे, मार्क्स पूछ लिए। तो मेरे पास अब डेटा है। अब उस डेटा को मैं क्या करूंगी, ऑर्गेनाइज करूंगी, क्लासीफाई करूंगी। मतलब क्या हुआ, मान लो अब हर बच्चे के मेरे पास मार्क्स है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया लड़कियों में और लड़कों में। लड़कियों में भी आगे डिवाइड कर दिया, कौन सी अर्बन एरिया से आ रही है, कौन सी रूरल एरिया से आ रही है, कौन सी अर्बन एरिया से आ रही है, कौन सी रूरल एरिया से। यानी मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया ताकि मुझे समझना आसान हो जाए। मैंने अगर 50 बच्चे ले लिए तो अब मुझे समझना आसान हो जाए कि कितने लड़कों के मार्क्स आ रहे हैं और कितनी लड़कियों के मार्क्स आ रहे हैं। ये मेरे लिए ईजी हो जाए, दैट इज क्लासिफिकेशन, जिसको मैं क्या बोल देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन का मतलब है जो डेटा मैंने कलेक्ट किया उसको अब मैं सिंपल करने के लिए, मेरी समझ के लिए उसको क्लासिफाई कर देती हूँ। सारे मार्क्स को मैंने डिवाइड कर दिया लड़कों में और लड़कियों में कि कितने लड़कों के कितने कितने मार्क्स है और कितनी लड़कियों के कितने कितने क्या है मार्क्स है। ये क्या हो गया मेरे लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब उसी डेटा को मैं प्रेजेंट कर दूंगी टेबल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में। तो अब क्या हो रहा है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
क्लियर है? लड़कों का ग्राफ इतना है, लड़कियों का इतना है, बेसिकली डायग्राम्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में मैंने जब रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या आ गया मेरे पास, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आगे फोर्थ क्या है, अब मैं इसको क्या करूंगी, एनालाइज करूंगी, इंफॉर्मेशन निकालूंगी, लड़कों के कितने आ रहे हैं, लड़कियों के कितने मार्क्स है, लड़कों के ज्यादा मार्क्स है कि लड़कियों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालाइज कर रही हूँ, देख रही हूँ, सब सारी इंफॉर्मेशन देख रही हूँ। अच्छा अब मैं टेबल बन गई, डायग्राम बन गया, अब मैं उसको देख रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, लड़कों के ज्यादा है कि लड़कियों के ज्यादा है। लास्ट में मैं क्या कर दूंगी, कंक्लूजन निकालूंगी, भाई लड़कियां जीत गई या लड़के जीत गए, लड़कियां ज्यादा स्कोर कर रही है कि लड़के ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, कंक्लूजन निकाल रही हूँ, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बेटा बेसिकली कंक्लूजन निकालना। इजी था। ये है आपकी 5 स्टेजेस, ये है आपकी 5 स्टेजेस। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिंगुलर सेंस में इन 5 स्टेजेस को पढ़ना है। आपकी पूरी स्टैट्स की बुक इसी पे तो है। कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए आपके पास 2 चैप्टर है, प्राइमरी और सेकेंडरी और सेंसस और सैम्पलिंग मेथड वाला, ऑर्गेनाइजेशन वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन में आपकी टेबल, डायग्राम्स, ग्राफ्स है ना, अर्थमेटिक लाइन, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, ओजिव ग्राफ, ये सारी की सारी चीजें यहाँ आ जाएगी। एनालिसिस में अगर आप देखोगे आपके पास सारे के सारे मीन, मीडियन, मोड, ये सारे चैप्टर्स यहाँ आ जाएंगे। तो ये पूरी स्टैट्स बेटा आपके लास्ट में आप कंक्लूजन निकालते हो तो पूरी स्टैट्स आपकी इस पे ही तो है, इन 5 स्टेजेस पे तो क्या है बेटा, डिपेंड कर रही है। ये है आपका स्टैटिस्टिक्स, ये है आपका इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स का मतलब, यानी इन 5 स्टेजेस को समझना। क्लियर है? बहुत इजी सा है। अगर बेटा एक और एग्जांपल लूं ना मैं, ठीक है, मान लो अगर हम पता है, लेट्स से कोरोना के टाइम की बात करते हैं। कोरोना के टाइम में क्या हो रहे थे, हम देख रहे थे हमारे घर के बाहर बहुत सारे लोग आते थे जानने के लिए, है ना, डेटा कलेक्ट करने कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, सबने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, फर्स्ट डोज कितनी है, आपने क्या सेकंड डोज लगाई है, अच्छा आपने दोनों की तो क्या आपने बूस्टर शॉट लगवाया है। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे, कलेक्ट कर रहे थे डाटा। उसके बाद मैंने उसको क्लासीफाई कर दिया कि मैंने सब लोगों से डाटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, हर घर में जा जाके डेटा कलेक्ट कर लिया, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, अच्छा आपने कितनी वैक्सीन लगा ली, फर्स्ट डोज होगी आपकी, सेकंड होगी कि बूस्टर हो गया, कि खाली सेकंड लगाइए या सिर्फ फर्स्ट लगाइए। आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। क्लासीफाई का मतलब है आपने डिवाइड कर दिया, कितने लोग हैं जिनका फर्स्ट डोज हुआ है, कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ जिन्होंने दोनों लगा ली, फर्स्ट और सेकंड, और कितने लोग हैं जिन्होंने बूस्टर शॉट भी लगा लिया। क्लासीफाई कर लिया। अब उसी को आप डायग्राम में प्रेजेंट करोगे, उसी से आप एनालाइज करोगे, बेसिकली आप निकालोगे कि कितने लोग हैं जिनकी अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं हुई, कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज ही लगवाई है, कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लगवाई है, कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों लगवा ली, और कितने लोग हैं जिन्होंने बूस्टर शॉट भी लगवा लिया। अब क्या कर रहे हो आप, एनालिस, और लास्ट में क्या निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे कि भाई इसका सही रिजल्ट जा रहा है, लोग लगवा रहे हैं, लोग सही है, पॉजिटिव चल रहे हैं, मतलब वो लगवाना चाह रहे हैं या नहीं लगवाना चाह रहे। ये सारी चीजें क्या है, आपका स्टार्ट्स है, डेटा कलेक्ट करते हो आप इससे। ठीक है बेटा, तो ये 5 स्टेजेस है जो आपको याद रखनी है। तो अभी तक क्या समझे हो, अभी तक मैम यही समझे हो, स्टैटिस्टिक्स का मतलब बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों चीजें ही स्टैटिस्टिक्स है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना जो नंबर्स की फॉर्म में होती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जो, वो क्या है आपका स्टैटिस्टिक्स एज पर प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में क्या होता है मैम, बेसिकली 5 स्टेजेस को पढ़ना। जो 5 स्टेजेस है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्लियर है? तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब नंबर्स की फॉर्म वाला डाटा भी प्लस 5 स्टेजेस को पढ़ना भी, ये पूरी की पूरी क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। ये 2 इसके प्रकार है, टाइप्स है। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ आ गया आपको अच्छे से? चलो जी, तो फटाफट से देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। इतना तो हमें समझ गया, तो अब फटाफट से देखो, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना जो आप कलेक्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा डेटा जो आपने कलेक्ट किया जो किस फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में है, वो क्या है बेटा आपके लिए स्टैटिस्टिक्स, लेकिन एज पर प्लूरल सेंस। आगे बेटा इसके कुछ फीचर्स पढ़ने वाले, ठीक है, आ जाता है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में। आप कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, आ जाता है पेपर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन उठा के दे देते, या फिर एक पॉइंट उठा के दे देते, एक्सप्लेन करो इस फीचर को, तो आपको आना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। लो जी समझते हैं। पहला फीचर, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट।
एग्रीगेट का मतलब क्या होता है बेटा? एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। सम टोटल कहने का मतलब है जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, एक सिंगल डाटा से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से मैंने बोला कॉलेज में 1000 बच्चे, मान लो, या स्कूल में ले लो, स्कूल में 1000 बच्चे, क्या यहां से मैं कोई कंक्लूजन निकाल पा रही हूँ? नहीं। अगर मैं बात करूं कि कॉमर्स में 500 बच्चे हैं, ठीक है, साइंस में 300 बच्चे हैं, और ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स में 200 बच्चे हैं, अब मैं क्या कर पा रही हूँ? कंक्लूजन निकाल पा रही हूँ, कंपेयर कर पा रही हूँ कि भाई हाँ, कॉमर्स में ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में ज्यादा बच्चे हैं एज कंपेयर टू साइंस एंड आर्ट्स। एक सिंगल डेटा से हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यू शुड हैव एग्रीगेट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टोटल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ये है आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एक डाटा से, एक सिंगल इंफॉर्मेशन से आप कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मैंने बोला राम की हाइट 5'6" है, क्या इससे मैं कोई कंक्लूजन निकाल पा रही हूँ? नहीं। लेकिन मैंने बोला राम की हाइट 5'6" है, श्याम की हाइट 5'8" है, अब मैं कंक्लूजन निकाल पा रही हूँ कि हाँ भाई, श्याम की हाइट ज्यादा है। दिस इज माय स्टैटिस्टिक्स, जो क्या होनी चाहिए? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जो डाटा है, जो फैक्ट्स है, वो एग्रीगेट फॉर्म में होने चाहिए, सम टोटल यानी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक सिंगल डेटा से आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे बच्चा। क्लियर है बच्चा? तो चलें आगे। नेक्स्ट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, राम की हाइट 5'6" है, राम का वेट 50 किलो है, राम की कह सकते हैं, राम की साइंस में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में इतने नंबर है, ये नंबर यानी मैं कहूं 50 नंबर है, ये क्या है? नंबर्स की फॉर्म में है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, अमीर गरीब, गोरा काला, ऊंचा लंबा, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी क्वालिटेटिव, ये सारी क्वालिटीज, ये आपकी स्टैट्स नहीं है। तो जो आपकी स्टैट्स है इन केस ऑफ प्लूरल सेंस, वो क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है? ओनली एंड ओनली नंबर्स की फॉर्म में, जो हमें पता है। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, affects by multiplicity of causes। इसका मतलब समझो, इसको इरेज कर दूं मैं, देख लो भाई, ये एग्जांपल अगर लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो लो जी। नेक्स्ट पॉइंट है affect by मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। कहने का मतलब है जो आपका डेटा है ना, वो एक चीज से नहीं इफेक्ट होता, बहुत सारे कारण होते हैं उस डेटा के। मान लो मैंने एक डेटा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने बोला प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई, हर एक चीज के प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने लगे। मैंने बोला इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, कह लूं अगर मैं बोल रही हूँ प्राइस 10% से बढ़ गया, प्राइस पिछली बार जितना था उससे 10% प्राइस बढ़ गया, नंबर्स की फॉर्म में है, बिल्कुल। तो ये क्या है? आपका स्टार्ट। लेकिन जो डेटा हमें मिला है, जो प्राइस बढ़ गया 10%, महंगाई बढ़ गई 10% पिछली बार से, उस महंगाई बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकता है? मान लो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो ही महंगाई बढ़ रही है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सप्लाई कम है, पीछे से मार्केट में सप्लाई है नहीं, लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं, तो ही वो प्रोडक्ट क्या हो गया? महंगा हो गया। तीसरा कारण हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है कि रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया, वेजेस बढ़ गई, इस चक्कर में वो प्रोडक्ट क्या हो गया? अब दुकानदार यानी जो प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? महंगा कर रहा है, प्राइसेस क्या हो गए उस प्रोडक्ट के? बढ़ गए। ये देख रहे हो, ओ महंगाई बढ़ी, हमने बात करा प्राइस बढ़ा 10%, तो उसके एक कारण ही मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ सकता है, सप्लाई कम है इसलिए हो सकता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी बनाने का खर्चा बढ़ रहा है, उस वजह से भी आपका महंगाई बढ़ सकती है। क्लियर है बच्चा? बिल्कुल। तो वही अफेक्ट्स बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस का मतलब है जो डेटा हमने कलेक्ट किया, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस प्रॉब्लम का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट,
रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उस डेटा को कलेक्ट करते वक्त ये ध्यान दो कि आपके पास वो डेटा एक्यूरेट हो, क्योंकि अगर डेटा ही सही नहीं है तो आप कंक्लूजन क्या कहां से सही निकालोगे। जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए, अगर कलेक्शन सही होगी तो ही तो आप कंक्लूजन तक सही पहुंच पाओगे। तो वही बात कर रहे हैं दैट देयर शुड बी अ रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए डेटा की। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका मतलब है कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए यानी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये इरेज कर दूं बेटा, एग्जांपल लो, लेट्स से एक पर्सन राम है, एक बच्चा राम है और एक बच्चा श्याम है। ठीक है जी। राम का हाइट है 5'6" और श्याम का वेट है 50 किलो मान लो। ठीक है। क्या इन दोनों डेटा को मैं कंपेयर कर सकती हूँ? क्या राम की हाइट और श्याम का वेट को मैं कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं कंपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। लेकिन वही बात करूं कि राम की हाइट 5'6" है और श्याम की हाइट 5'8" है, उस डेटा को मैं कंपेयर कर सकती हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। वही बात कर रहे हैं, जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए ताकि हम उसको क्या कर सके, कंपेयर करके कंक्लूजन निकाल सके कि भाई हाँ श्याम ज्यादा लंबा है, श्याम की हाइट ज्यादा बड़ी है, राम का वेट 50 किलो है, श्याम का वेट 60 किलो है, तो इससे भी मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि भाई श्याम का वेट ज्यादा है, राम का वेट क्या है, कम है। ये है, ये एक दूसरे को हम कंपेयर कर सकते हैं, वेट को कंपेयर कर सकते हैं, हाइट को हाइट से कंपेयर कर सकते हैं। राम के इकोनॉमिक्स में मार्क्स इतने हैं, श्याम के इकोनॉमिक्स में मार्क्स इतने, तो यहां से मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई श्याम ने ज्यादा मेहनत करी है कि राम ने ज्यादा मेहनत करी है पढ़ने में। क्लियर है। तो आपका जो डेटा है वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, कंपेरेबल हो सके उससे। क्लियर है। नेक्स्ट, प्री डिटरमिन पर्पस। प्री डिटरमिन पर्पस का मतलब है जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका आपके पास प्री मतलब पहले से आपके पास पर्पस होना चाहिए। मेरा पर्पस क्या है उस डेटा को कलेक्ट करने का। मान लो लेट्स से मुझे रिजल्ट निकालना था, मुझे फाइनल रिजल्ट निकालना था। इस चक्कर में मैंने क्या किया, हर एक बच्चे से मार्क्स पूछना शुरू कर दिए। बेटा आपके इकोनॉमिक्स में कितने हैं, अकाउंट्स में कितने हैं, बिजनेस में कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने हैं, अकाउंट्स में कितने हैं, बिजनेस में कितने हैं, हर मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, हर बच्चे से जा क्या किया, मैंने डेटा कलेक्ट किया और लास्ट में क्या कर पाई, मैं रिजल्ट निकाल पाई कि हाँ ये बच्चा टॉपर है या ये बच्चे की मार्क्स सबसे कम है, कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर कर रहा है, कौन सा बच्चा किस में लैक कर रहा है। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट निकाल पाई, कंक्लूजन निकाल पाई। तो मेरा पर्पस था रिजल्ट निकालने का, तो जाके मैं बच्चों के पास मार्क्स पूछ रही हूँ। अब दूसरा केस ले लो, मेरा कोई पर्पस नहीं, मैं जाके बस ऐसे ही पूछ रही हूँ हाँ बेटा हाँ, तो वो नहीं। बात क्या हो रही है, अब कोरोना के टाइम में हम बात कर रहे हैं। कोरोना के केस में क्या हुआ है, हर घर में जाके पूछा जा रहा था कि आपने डोज लगवाई है, आपने कितनी लगवाई है, फर्स्ट डोज होगी, सेकंड डोज होगी, बूस्टर शॉट हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो उनका पर्पस था कि भाई देश में कितने लोग हैं जो लगवा रहे हैं और कितने लोग हैं जो अभी भी नहीं लगवा रहे हैं, वो डेटा उनको कलेक्ट करना। उनका प्री डिटरमिन्ड पर्पस था, वो ऐसे मुंह उठा के नहीं आ रहे थे, कोई पर्पस था, कोई ऑब्जेक्टिव था। तो वही बात कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट करते वक्त यू शुड हैव पर्पस, यू शुड हैव ऑब्जेक्टिव कि भाई मैं क्यों डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा डेटा कलेक्ट करने का। प्री डिटरमिन्ड पर्पस, आपका कोई पर्पस होना चाहिए जिसकी वजह से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। क्लियर है। तो ये है आपके बेटा फीचर्स, बहुत आसान है। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलें आगे। लो जी, ये तो मैम हमें पता चल ही गया। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है, 5 स्टेजेस के बारे में पढ़ना। 5 स्टेजेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये क्या है बेटा, आपकी 5 स्टेजेस है। ये है इन स्टैटिस्टिक्स का मतलब इन केस ऑफ सिंगुलर सेंस। क्लियर है, इजी था, ये आपको अच्छे से आता। चलो अब आ जाओ, लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि भाई स्टैटिस्टिक्स जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम नंबर्स की फॉर्म में जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन है, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब जो भी आप नंबर्स की फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उससे हमें इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के मतलब क्या है, देश की समस्याएं, देश में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट,
है ना, ये प्रॉब्लम है, देश में गरीबी है, पुअर्टी, देश में इनइक्वालिटी, है ना, ये प्रॉब्लम है, देश में इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सारी प्रॉब्लम है, देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इसकी वजह से डेटा कलेक्ट करने की वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। ऐसे पता चलता है भाई, पिछले साल हमारे देश में 20% पॉपुलेशन बेरोजगार थी, लेकिन इस साल हमारे देश में 15% पॉपुलेशन बेरोजगार है। तो हम कह पा रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन की बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हमारे देश में कम हुई है, जो कि अच्छी बात है। ये क्या है, डेटा कलेक्ट किया, डेटा से पता चला कि भाई पिछले साल इतने प्रतिशत लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, इस साल इतने % पॉपुलेशन के पास काम धंधे नहीं है। तो इससे पता चल पा रहा है कि भाई प्रॉब्लम बढ़ रही है कि थोड़ा सॉल्यूशन हो रहा है, सरकार अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही। ये क्यों प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि मे बी सरकार ने पॉलिसीज निकाल दी, लोगों को नौकरियां दे दी, वो वाली बात है। क्लियर है। अब पुअर्टी, हम कहें देश में गरीबी बढ़ रही है, पिछले साल इतने प्रतिशत लोग बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर थे, इस साल इतने हैं। तो हम क्या करें, डेटा है हमारे पास भाई, इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि पिछले साल इतने प्रतिशत लोग बेरोजगार थे, मतलब इतने प्रतिशत लोग बीपीएल के अंडर आ रहे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन के, ये गरीबी रेखा के नीचे आ रहे थे, इस साल इतने लोग आ रहे हैं। तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि भाई इस साल ज्यादा है कि कम है, गरीबी बढ़ रही है कि कम हो रही है, वो सिचुएशन है ना। इनइक्वालिटी, भेदभाव, अमीर गरीब का फर्क बढ़ रहा है कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है कि कम हो रही है। ये क्या है, ये कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, ये इंफॉर्मेशन बेटा हमें मिलती है बेसिकली स्टार्ट से। डेटा जो कलेक्ट करते हैं, जा जाके पता करते हैं कितने लोगों के पास काम है, कितने लोगों के पास काम नहीं, ये डेटा है हमारे पास। इसकी वजह से हमें पता चल पाया कि देश की समस्याओं के बारे में पता चल पा रहा है कि भाई बढ़ रही है कि कम हो रही है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं बेटा, इंटरसेक्टरल, यहां पे सेक्टरल है, ठीक कर लेना, सेक्टरल, SECTORAL, इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्परल कंपैरिजन। इसको समझने के लिए ये स्पेस लूंगी, इरेज कर दूं इसको। क्लियर है आपको। पहला क्या था, डेटा जो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में, उससे हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है कि देश की समस्याएं बढ़ रही है कि कम हो रही है, बेरोजगारी, कितनी सारी समस्याएं हैं जो आपको बताई, ये बढ़ रही है कि कम हो रही है, डेटा है हमारे पास। आगे क्या है, इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्परल कंपैरिजन। पहला करते हैं हम इंटरसेक्टरल। बेटा इंटर का मतलब होता है दो, टू, और सेक्टरल का मतलब यहाँ पे है सेक्टर्स। दो सेक्टर्स के बीच को कंपेयर कर पाते हैं हम स्टैटिस्टिक्स से, डेटा जो कलेक्ट करते हैं। एग्जांपल समझते हैं, हमें पता है हमारे देश में 3 सेक्टर्स हैं, मान लो 2 सेक्टर्स ले रही हूं मैं, एक ले रही हूं एग्रीकल्चर सेक्टर और एक ले रही हूं मैं आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैंने बात करी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले साल से 10% ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। मैंने बात करी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 10% ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में पिछले प्रतिशत से लेके 15% हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ी। मैंने बात करी एग्रीकल्चर सेक्टर में 10% प्रोडक्शन बढ़ी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 15% प्रोडक्शन बढ़ी। तो यहां से मैं 2 सेक्टर्स को कंपेयर कर पा रही हूं कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा जीडीपी में क्या कर पा रहा है, कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। ये हमें बेटा पता चल पाया इंटर सेक्टरल कंपैरिजन, यानी 2 सेक्टर्स की जब हम बात करें, 2 सेक्टर्स को कंपेयर कर पा रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा अच्छा कर रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा कर रहा है कि टर्शरी सेक्टर अच्छा कर रहा है। ये क्या है, ये हमें पता चल रहा है, 2 सेक्टर्स को हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये सेक्टर अच्छा कर रहा है कि ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, ये पता चला। यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा कर रहा है, ये ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज्यादा। क्लियर है, एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके जी, ये क्लियर है आपको। आगे इंटर टेम्परल कंपैरिजन, कर दूं इरेज बेटा, इसको देख लो भाई, कर दूं इरेज इसको, वरना यहां पे लिख देती हूं, रुको। इंटर टेम्परल कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, टेम्परल इंटर का मतलब पहले बताओ, 2 यानी 2,
टेम्परल का मतलब यहाँ होता है टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में बात करें, और उसका क्या है कंपैरिजन। एग्जांपल से समझो बेटा, बड़े अच्छे से समझो। मान लो लेट्स से हमने बात करी एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले साल 10% या फिर कैसे या चलो 40% कर लेते हो। एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले साल 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 45% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले साल एग्रीकल्चर सेक्टर आपका 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, और ये हमारे पास डेटा है, और इस साल जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये क्या है, 2 वक्त की बात है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2020 का डेटा मान लो, और ये मान लो है आपके पास 2021 का डेटा। ये मैं कंपेयर कर रही हूँ 2 समय के बारे में, टाइम के बारे में, कि भाई पिछले साल ज्यादा हो रही थी कि इस साल ज्यादा हो रही है। क्लियर हो गया, 2 समय की बात हो रही है। अगर एक और ले लेती हूँ, पिछले साल हमारे देश में 20% 2020 की डाटा की बात है, 2020 का डेटा है कि पिछले साल हमारे देश में 20% पॉपुलेशन जो है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे आ रही थी। और इस साल जो हमारे देश में 2021 का मान ले लेती हूँ, 2021 में मान लो हमारे देश में 25% पॉपुलेशन बीपीएल के अंडर आ रही है। ये शो कर रहा है कि भाई देश में गरीबी बढ़ गई है। गरीबी, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आने, यानी देश में गरीबी क्या होगी, बढ़ गई है। ये डेटा है, 2 समय के बारे में कंपेयर कर पा रहे हैं। पिछले साल और इस साल में हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि भाई गरीबी बढ़ी है कि कम हुई है, ये हमें पता चल पाया। क्लियर है, अच्छे समझ आया। तो ये आपका इंटर सेक्टरल और इंटर टेम्परल। सेक्टर मतलब 2 सेक्टर्स का कंपैरिजन, टेम्परल मतलब समय की बात हो रही है, ईयर्स की बात हो रही है, पिछले साल और इस साल 2 टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, आगे देखो, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैं रेस कर रही हूँ, उसको देख लो भाई। देखो भाई, वर्किंग आउट कॉज। अब देखो, हमें इस डेटा से हमें ये पता चल गया कि हमारे देश में क्या समस्या है। हमने बात करी हमारे देश में, एग्जांपल लेती हूँ, हमारे देश में बात करी बहुत ज्यादा गरीबी है, हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है। ये हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके हमें पता चला कि भाई इस साल बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ गई है। ये हमारे पास आ गया, डेटा है हमारे पास, नंबर की फॉर्म में कि कितने % पॉपुलेशन आज हमारे देश में बीपीएल के अंडर आ रही है। वी नो दैट, वी हैव अ डाटा, तो हम प्रूव कर पा रहे हैं कि भाई पॉवर्टी बढ़ गई है। अब इससे हमें पता चल पाता है कि भाई जो प्रॉब्लम है उसके क्या क्या कारण है, किस वजह से वो प्रॉब्लम आई है, क्या कारण है, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। हमने बात करी भाई गरीबी बढ़ गई, तो पहले तो गवर्नमेंट अब क्या कर पाएगी कि भाई क्या कारण है कि देश में गरीबी बढ़ गई। भाई देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से क्या है, गरीबी बढ़ गई है। बेसिकली कोरोना आ गया, लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगारी थी, काम धंधे नहीं, पैसा नहीं, गरीबी बढ़ गई। गवर्नमेंट ने कारण निकाला, भाई कारण क्या है गरीबी का। अब उस कारण, उस प्रॉब्लम को हम क्या करें कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम पॉलिसीज निकालेंगे, योजनाएं लगाएंगे और खर्चे करेंगे ताकि लोगों को नौकरियां मिले, इंडस्ट्रीज खोलेंगे ताकि लोगों को नौकरियां मिले, लोगों के पास काम आए। अपने देश में क्या करेंगे, कंपनियां खोलेंगे ताकि लोगों के पास काम आए, धंधे आए, पैसे आए। पैसा होगा तो गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर है, तो ये है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है हमें इससे पता चल पा रहा है कि भाई बहुत गरीबी है, समस्याएं पता चल पाई है। अब उस समस्याओं को कैसे सॉल्व करें तो भी हमें यहीं से पता चल पाएगा। ये है वर्किंग आउट कॉज कि भाई ये समस्या है, समस्या का कारण क्या है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, समस्या को कैसे सॉल्व करें, ये आपका पॉइंट है। क्लियर है, आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक की थ्योरीज जो है डेटा से, जो हम डेटा स्टार्ट से जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उससे पता चल पाता है। मैम कैसे, तो एग्जांपल समझते हैं भाई, कर दे रहे इसको भी, बिल्कुल। लो जी, अब हमने निकाला कि हमारे देश में
ये डेटा निकाला, हमने फाइंड आउट किया कि जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है, जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो वैसे लोगों की डिमांड कम हो जाती है। ये डेटा था कि हमने देखा कि जैसे किसी चीज का दाम बढ़ता है लोग कम खरीदते हैं, ये हमने डेटा निकाला है ना। अब इसी डेटा से हमें पता चल पाए, एक इकोनॉमिक की थ्योरी निकाल पाए, और उस इकोनॉमिक की थ्योरी को हम क्या बोल देते हैं भाई, लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ क्या कहता है, दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जैसे कोई चीज महंगी होती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये लॉ कहता है। यहीं से हमने थ्योरी निकाल दी, ये थ्योरी निकाल दी, ये डेटा कलेक्ट किया हमने कि महंगा होने पर लोगों की डिमांड कम हो जाती है, ये डेटा, ये स्टैट था, और उसी से हमने एक इकोनॉमिक थ्योरी बना दी, लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी। क्लियर है, ये है हमारे पास। एक और थ्योरी भी बता सकती हूँ, मान लो हमने डेटा कलेक्ट किया, जैसे जैसे लोग खाते हैं कंजम्पशन करते हैं तो वैसे वैसे उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, ये डेटा था हमारे पास। अब उसी से हमने क्या बना दिया, एक लॉ बना दिया, और लॉ का नाम आप पता हो फटाफट से, मैम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ बना दिया हमने, एक थ्योरी बना दी कि जैसे जैसे कंजम्पशन करते हैं वैसे वैसे उनकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। ये डेटा कलेक्ट किया था, उसी से लॉ बन गया, थ्योरी बन गई। क्लियर है, चलो जी, तो इजी था, बिल्कुल इजी था मैम। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर को फोरकास्ट। जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, जो आज हमारे पास डेटा है ना, उससे हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर पाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये डेटा था, डेटा ये था कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई इस बार, डेटा था हमारे पास, हर एक चीज का दाम पिछली बार के कंपेरेटिवली इस बार इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो ये डेटा था। अब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि भाई महंगाई हो रही है, लोगों की अब डिमांड कम होने वाली है। ये क्या है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया, फोरकास्ट किया कि भाई महंगाई होने वाली है, इस वजह से डिमांड कम होने वाली है। दिस इज द डेटा, और इस डेटा से हम फ्यूचर को क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि महंगाई इज द डेटा आज है, ये हमारे पास है कि भाई महंगाई है, उससे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में डिमांड कम हो सकती है क्योंकि महंगाई बहुत है। क्लियर है, क्लियर है, वही वाली बात है। एक और भी कह सकते हैं, हमने देखा कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, वी हैव अ डेटा। अब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास काम नहीं है, मतलब गरीबी बढ़ रहेगी हमारे देश में, तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि भाई हमारे देश में गरीबी बढ़ने वाली है, जो बीपीएल के अंडर जो लोग हैं वो बढ़ने वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर लोग ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं, पैसा नहीं, नौकरियां नहीं, तो गरीबी अपने आप ही बढ़ेगी। बिल्कुल क्लियर है। ये आप बेटा एग्जाम्पल जरूर लिखना है ना, हर एक चीज को एग्जाम्पल से समझाना। अगर आप सोचो ऐसी थ्योरी लिख दो तो नहीं, आपको एग्जाम्पल लिखना। जैसे मैं आपको एक एक चीज एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वैसे एग्जाम्पल, क्योंकि जैसे आप एग्जाम्पल लिखोगे ना, टीचर को ये होगा यार बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। क्लियर है, तो चले आगे, लास्ट पॉइंट और फिर चैप्टर को करते हैं खत्म फटाफट से। लास्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। गवर्नमेंट को हेल्प, जो डेटा कलेक्ट किया ना हमने, जो स्टैट्स हमारे पास जो डेटा है, वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसीज को बनाने में, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, और सब्सिडीज वाला देना भी। ठीक है जी, मान लो अब क्या है, मान लो टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कम करना है, सब्सिडीज बढ़ानी है, सब्सिडीज कम करनी है। बेसिकली पॉलिसीज बनाने में भी गवर्नमेंट को मदद मिलती है। कैसे मिलती है, मान लो हमने देखा कि भाई इन्फ्लेशन, कह सकती हूँ, मान लो डेटा में था कि बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, जो लोग हैं, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, पैसा नहीं है, देश में गरीबी ज्यादा बढ़ गई है इस बार। तो अब गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प करेगी, यार गरीबी बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स को क्या कर देगी, कम कर देगी। टैक्स कम करने से क्या होगा, अब गवर्नमेंट लोगों से टैक्स की फॉर्म में पैसा कम ले रही है, यानी लोगों के पास पैसा है। जब लोगों के पास पैसा है, यानी आम जनता के पास पैसा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गरीबी है, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं, तो उनसे और क्यों निकालना, तो ये करा उसने, ये पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है गवर्नमेंट की, कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है, ये डेटा हमने कलेक्ट किया कि भाई गरीबी बहुत बढ़ गई देश में, ये डेटा है हमारे पास, पिछली बार के कंपेरेटिवली इस बार 10% गरीबी बढ़ गई, मान लो ये डेटा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स के लिए, अब उसको टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, ये हेल्प करेगी गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने। यार पहले लोगों के पास पैसा नहीं और लोगों से क्यों लेना पैसा, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्लियर है, ये चीजें हैं, ये अब टैक्स को कम कर दिया और सब्सिडीज को बढ़ाना ज्यादा शुरू कर दिया। ये बेसिकली पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट की क्या करती है बेटा, हेल्प करती है।
क्लियर है, समझ आया? सो दिस इज ऑल अबाउट ईयर। अब पॉलिसीज हमने एक और चीज भी कर सकते हैं, हमने बात करी देश में बहुत ज्यादा गरीबी, देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये डेटा कलेक्ट किया हमने कि भाई देश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास नौकरियां नहीं। अब गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में हेल्प करेगी। गवर्नमेंट कह रही है यार इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाना शुरू कर दिया है ना, कि लोगों को कैसे काम मिले, योजनाएं बनाना शुरू कर दी। आपने बहुत सारी योजनाएं सुनी होगी, MG नरेगा है ना, नेशनल रोजगार, ये सारी क्या है, रोजगार गारंटी, ये सारी रोजगार यानी लोगों को कैसी नौकरियां मिले, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी, योजनाएं बनानी शुरू कर दी ताकि लोगों को काम मिले। ठीक है, MG नरेगा में क्या होता था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, ये क्या था भाई आपका, फटाफट से देखो, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये क्या था, 100 दिन तक गारंटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती थी लोगों को। तो ये क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम पता है तो ही उसके लिए वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेके आएंगे, तो ही उसके लिए वो पॉलिसीज बना पाएगी गवर्नमेंट। वो वाली बातें हो रही है यहाँ पे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो कि बेसिकली डेटा से गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है पॉलिसीज बनाने में। डेटा था, गरीबी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया। टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, कौन सी पॉलिसीज लेके आनी है गवर्नमेंट को, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को हेल्प करती है। सो डेटा है तो ही हो पाएगा ये सारी चीजें। क्या करे गवर्नमेंट, ऐसा देश में डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये है आपका स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको बहुत 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 अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना? तो बस ऐसे ही बेटा पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। थैंक यू।